थैंक यू सो मच दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रीलिम बूस्टर के इनिशिएटिव को इतना सारा प्यार देने के लिए। आप सभी के लाइक्स, कमेंट्स, इनके माध्यम से जो आप हमारी पूरी टीम को इतना प्यार देते हैं, उसकी वजह से हमारी टीम निरंतर प्रयास करती है आपको और भी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने का। अब इसी तरह से आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है PW ओनली IS ऑफिशियल, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर भी आप सभी के लिए बहुत रेलेवेंट कंटेंट, प्रहार मैगजीन्स हो गया, आपके करंट अफेयर्स बुकलेट्स हो गया, ये सारी आपको वहीं पे मिलती रहती हैं। इसके साथ ही ना आप सभी की एक और डिमांड थी, वो थी कि सर सीसेट में बड़ी दिक्कत आ रही है। अब आपकी इसी डिमांड को पूरा करने के लिए मैं लेकर आ रहा हूं सीसेट का कंप्लीट कोर्स। यहां पर आपको जो भी यूपीएससी का चेंजिंग पैटर्न है उसके हिसाब से पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे एंड एडवांस लेवल तक जाएंगे, तो सारी की सारी चीजें कवर होंगी। क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, ये सारी चीजें प्रॉपरली कवर करी जाएंगी। साथ में ही आपकी क्लासेस तो होंगी, साथ में ही उसके आपको प्रैक्टिस भी होगी। जैसे मंडे, वेंसडे, फ्राइडे आपकी क्लासेस चलेंगी, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे आप प्रॉपर प्रैक्टिस करोगे। तो इस तरह से हम इंश्योर करेंगे कि आप अपने जो सीसेट का डर है ना उसको अच्छे से निकालो एंड इस एग्जाम को क्लियर करो। तो 24 जुलाई से मैं लेकर आ रहा हूं ये कोर्स, तो डेफिनेटली आप इसको ज्वाइन कीजिए। नीचे कमेंट्स के अंदर मैं इस लिंक को पिन भी कर दूंगा, तो मेक श्योर वहां से आप ज्वाइन कीजिए। फिर से एक बार थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। दोस्तों, आप यहाँ पर आज की न्यूज़पेपर देख सकते हो और हम सभी भारतीयों के लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है। आप सभी ने चंद्रयान 3 के रिगार्डिंग ये पर्टिकुलर वीडियोस देखी ही होंगी। देखो, कल दोपहर में इसरो के द्वारा जो हमने डिस्कस किया था ना, LVM-3 रॉकेट, याद करो, अभी 3-4 दिन पहले डिस्कशन किया था, उसकी मदद से चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया है। सर, कहाँ से लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया गया है श्रीहरिकोटा से। ठीक है, वहां पर ना हमारा सतीश धवन स्पेस सेंटर है, वहां से इसको लॉन्च किया गया था। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि इंडिया का ना ये तीसरा मून मिशन है। ठीक है, तो थर्ड लूनर मिशन है और ये हमारा दूसरा अटेम्प्ट है जहां पर हम मून के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, जो हमारा पिछला मिशन था ना चंद्रयान 2, दरअसल में हमने कोशिश करी थी वहां पर उस टाइम भी सॉफ्ट लैंडिंग की। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब एक तरह से ना कि वो ऐसे अचानक जाके क्रैश ना हो जाए जो लैंडर और जो हमारे रोवर थे। पर पिछली बार क्या हुआ था, हमारी हार्ड लैंडिंग हो गई थी और अचानक से जाके हमारा जो लैंडर था वो वहां पर जाके काफी तेजी से उसके सरफेस को स्ट्राइक किया था। इसलिए हमारा जो मिशन था वो कंप्लीटली सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। पर इस बार हमने पूरी कोशिश करी है कि ये प्रॉपरली सॉफ्ट लैंडिंग हो। लैंडर के अंदर हमने प्रॉपर इंजन्स लगाए हैं ताकि कोई भी क्रैश लैंडिंग से बचा जा पाए। ठीक है, धीरे धीरे जाके उसके ऊपर मून के सरफेस के ऊपर डिसेंड करे और वहां पे स्लोली जाके गिरे। पिछली बार क्या हुआ था, वो अपनी स्पीड कम नहीं कर पाया था। और ध्यान रखना, हम यहाँ पर जो सदर्न पार्ट ऑफ द जो साउथ पोल है मून का, वहां पर हम इस बार यहाँ पे लैंड करेंगे। ठीक है, तो आने वाले 40 दिनों के बाद हमें नियरली पता लग जाएगा कि हमारा ये मिशन कितना सक्सेसफुल होता है। पर सभी की उम्मीद यही है कि डेफिनेटली इस बार हम पूरी तरह से सक्सेसफुल हो पाएंगे और डेफिनेटली आपने ये सारी वीडियोस तो देखी ही होंगी। देखो, एक चीज और मैं आपको बताऊं, सुमित सर ने ना 11 जुलाई के जो एडिटोरियल डिस्कशन आप लोग देखते हैं, आई एम वेरी श्योर, तो उसके अंदर भी ना पूरा समझा रखा है चंद्रयान 3 का, पूरा उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन करके समझाया हुआ है। तो डेफिनेटली आप उसको भी देख सकते हो। साथ में देखो, जो चल रहा है इंडिया और फ्रांस का भी, ठीक है ना, कल भी हमने उसके रिगार्डिंग डिस्कशन करी थी कि कैसे कैसे हमारी जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, इवन आज मैंने आपको लास्ट में जो हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ना, वहां पर भी आपके लिए होमवर्क के अंदर एक क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है ना, तो डेफिनेटली आज बहुत सारी न्यूज है, सभी को डिस्कशन करेंगे। डेट है आज की 15 जुलाई 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। एक हमें टॉपिक पढ़ना है, दैट इज DMD। देखो, काफी मुश्किल सा नाम है, ठीक है ना, आई एम सॉरी अगर इसकी मुझसे प्रोनाउंसिएशन गलत होती है। डॉशने मस्कुलर डायस्ट्रॉफी। अब समझते हैं सर ये मतलब क्या है इसका। देखो, एक्चुअल में ना जो हम बात करते हैं DMD की, तो ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर जेनेटिक का मतलब क्या होता है। देखो, कुछ चीजें होती है ना, जैसे जीन्स की मदद से जो आपके पेरेंट्स से आपके अंदर आती हैं, उनको बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। और ये काफी रेयर होता है। ठीक है, तो अगर आपको बोले ना कोई रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो हाँ जी, ये बिल्कुल बात करेक्ट है। अब होता क्या है ना, एक हमारे यहाँ पे एक एंजाइम होता है। सर, क्या नाम है उस एंजाइम का? उस एंजाइम का नाम है डायस्ट्रोफिन। ठीक है सर, ये काम क्या है डायस्ट्रोफिन का? देखो, जब ये एंजाइम सेक्रीट होता है, वो कहीं ना कहीं हमारे मसल्स के अंदर हेल्प करता है।
सर किस तरह से हेल्प करता है? देखो कई बार ऐसा होता है ना, हमारे जो मसल्स हैं उनके अंदर वेयर एंड टियर हमें देखने को मिलती है, पर बाद में हमारे मसल्स क्या हो जाते हैं, रीजनरेट भी हो जाते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर ना ये जो एंजाइम है वो हेल्प करता है हमारे मसल्स को रीजनरेट करने के अंदर। अगर मान लो हमारी बॉडी के अंदर अंदर ये जो पर्टिकुलर एंजाइम है, ये प्रोडक्शन इसकी खत्म हो जाए या कम हो जाए इसका प्रोडक्शन, तो क्या होगा भैया, हमारे मसल ढंग से काम नहीं करेंगे, और मसल ढंग से काम नहीं करेंगे तो डेफिनेटली हमारी बॉडी अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगी। तो दरअसल में डीएमडी के अंदर यही सेम चीज होती है कि आपके जो मसल होते हैं वो काफी ज्यादा कमजोर हो जाते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो बच्चे होते हैं ना, जो मतलब इस बीमारी जिनको हो जाती है, तो अकॉर्डिंगली ना उनको व्हील चेयर के ऊपर बैठना पड़ जाता है, क्योंकि वो मूव ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है, मसल ही नहीं काम कर पाएंगे। एंड अकॉर्डिंगली फिर उनके ऊपर ना बहुत सारे और भी प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं, कई बार हार्ट रिलेटेड इश्यूज आने लग जाते हैं। और पूरा टाइम क्योंकि व्हील चेयर पे ही होंगे, कहीं ना कहीं उस वजह से उनकी जो डेथ होती है ना वो भी जल्दी हो जाती है। पहले ऐसे देखा गया था कि अगर इस बीमारी हो जाए तो 18 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। पर धीरे धीरे हमारे पास ना कुछ थोड़े ट्रीटमेंट्स आए हैं, थोड़े हमारे पास स्टीरॉइड्स वगैरह आए हैं, तो कहीं ना कहीं इस एज को हमने लगभग 30 साल के आसपास ले गए हैं। पर उसके बाद ना जनरली चांसेस कम रहते हैं कि इंसान के सर्वाइव करने के। आई बात समझ में? तो ये चीजें थी, ये पर्टिकुलर डीएमडी डिजीज इसको बोलते हैं। अब एक्चुअली हम इसकी बात पता क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जापान और इंडिया आपस में मिलकर इसका थोड़ा कोशिश कर रहे हैं कि प्रॉपर एक ट्रीटमेंट आए। होता क्या है ना, जापान के अंदर लगभग 5,000 पेशेंट्स हैं जिनको ये बीमारी है, मतलब ये जो डीएमडी उनको है। एंड साथ ही साथ इंडिया के अंदर लगभग 80,000 लोगों को ये चीज है। चलो सर ये बात तो समझ आ गई, इसके अलावा हमें और क्या जानना है? और देखो हमें ये चीज समझनी है कि ये जो बीमारी है ना, या डीएमडी की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये मेजरली हमें लड़कों के अंदर देखने को मिलती है, बॉयज के अंदर देखने को मिलती है। लड़कियों के अंदर ये बहुत कम होती है, ठीक है ना, गर्ल्स के अंदर, क्योंकि मैंने एक तो बताया देखो एज ही ज्यादा नहीं है, 18 से 30 साल इसके अंदर इंसान की डेथ हो जाती है, तो बच्चों के अंदर देखने को मिलती है मोस्टली। तो और बच्चों के अंदर भी स्पेसिफिकली किसके अंदर, बॉयज के अंदर। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ऐसा क्या है कि लड़कियों के अंदर नहीं होती और सिर्फ लड़कों के अंदर होती है? देखो द रीजन इज, आप लोग ना क्रोमोसोम्स के बारे में जानते हैं, ठीक है ना। जैसे एक गर्ल के अंदर होते हैं एक्स एक्स क्रोमोसोम, और एक मेल के अंदर होता है एक्स वाई क्रोमोसोम। तो अगर मान लो फीमेल के पास कितने क्रोमोसोम है, एक्स एक्स क्रोमोसोम है, तो अगर लेट से एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम है, वहां पर कुछ इश्यूज भी आ गए, तो एक्स की ना जो दूसरा वाला है वो अकॉर्डिंगली क्या करता है, दूसरे जो इशू है ना क्रोमोसोम के अंदर, उसकी अगर सिवियरिटी ज्यादा थी उसको वो कम कर देगा। आई बात समझ में? अब मेल के अंदर क्या होता है, मेल के अंदर तो एक ही क्रोमोसोम होता है, तो अगर उस क्रोमोसोम के अंदर ये जो जीन मुटेट हो गया है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा इशू आ गया है, तो उसके पास, बॉयज के पास तो एक्स की दूसरी कॉपी है नहीं ताकि उसके लिए कंपनसेट कर पाए। इसलिए ना बॉयज के अंदर ये ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि गर्ल्स के अंदर एक्स की एक और कॉपी होती है जो बिल्कुल ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो उसको कंपनसेट कर सकती है, उसकी जो इफेक्ट थी उसको रिड्यूस कर सकती है। बॉयज के अंदर कोई एक्स की दूसरी कॉपी नहीं होती, इस वजह से ये मेजरली मेल्स को इफेक्ट करता है। पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि मैं मेजरली बोल रहा हूँ, फीमेल्स के अंदर हो सकता है, पर उसके जो सिम्टम्स होंगे वो उतने बड़े नहीं होंगे। बट फीमेल जो होंगी ना वो कैरियर जरूर हो सकती हैं, कहने का मतलब कि कल को उनके बच्चा होता है, ठीक है ना, इस महिला के लेट से कल को बच्चा होता है, तो वो बच्चे के अंदर जरूर आ सकती हैं। आई बात समझ में? तो दिस इज डीएमडी। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि वुमेन को ये रेयरली इफेक्ट करती है। और क्या चीज होती है, हमने तो मस्कुलर वर्ड ना, वो कहीं ना कहीं मसल्स ही क्योंकि नहीं कर रहे, और एंजाइम का भी हमने समझा, तो ये चीजें आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए। डायस्ट्रोफिन के बारे में मैंने बता दिया, एक तरह का प्रोटीन है जो आपकी डेफिनेटली मसल्स की स्ट्रेंथ को यहाँ पे मेंटेन करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे डीएमडी के बारे में, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं बट डेफिनेटली हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आगे चलते हैं एस्पार्टम के बारे में। देखो अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हो ना, तो हमने डिस्कशन की थी एस्पार्टम के बारे में। मैंने बताया था कि जैसे जो हमारे अलग अलग वो नहीं होते, जो शुगर फ्री ड्रिंक्स होती हैं, ठीक है ना, उनके अंदर जनरली हम देखते हैं, ठीक है, कि आपने मान मान लो आपने मतलब लेट्स से कोका कोला नहीं पिया, उसकी जगह आपने डाइट कोक जो होती है, या फिर डाइट पेप्सी, जो भी इस तरह की जो चीजें होती हैं, तो कहीं ना कहीं हम शुगर का ऑल्टरनेटिव डाल रहे हैं ना इसके अंदर, कि शुगर की जगह कुछ और डाल रहे हैं, तो वो एस्पार्टम ही दरअसल में होता है। अलग अलग आपके बेक्ड फूड्स, कैंड फूड्स, उनमें ये चीज यूज होती है। तो मैंने जो डिस्कशन करी थी ना थोड़े दिन पहले, उसमें मैंने बताया था कि WHO के एक मतलब उनके पैनल ने बताया है कि एस्पार्टम ना पॉसिबली कार्सिनोजेनिक हो सकता है, यानी कि इससे कैंसर हो सकता है, ठीक है ना। ये ऐसी बात चल रही थी कि हो सकता है इसके अंदर,
पर अभी जो नई स्टडी आई है उसके अंदर बोला गया कि शायद इसमें नहीं है, ठीक है, और कुछ हद तक आप इसको कंज्यूम कर सकते हो। अगर आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इसको कंज्यूम नहीं करते तब ये ठीक है, बस इतनी ही बात थी, ठीक है। पहले कह रहे थे कि हाँ हो सकता है, अब कह रहे हैं कि हाँ हो सकता है पर चांसेस कम है, ठीक है, इस तरह की डिस्कशन है। बट आई होप कि आपको एस्पार्टम यहाँ पे रिवाइज हो गया होगा। बाकी आप लोग जानते ही हो एस्पार्टम के बारे में, वहीं से क्वेश्चन आएगा, ये नहीं पूछेंगे कि हाँ कैंसर होता है नहीं होता, क्योंकि ढंग से WHO कोई क्लियर नहीं है, कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं आया अभी तक, ठीक, कुछ एविडेंस है पर वो लिमिटेड एविडेंस है बहुत ही, राइट। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन ब्लॉक इन इराक। अब देखो, जो इंडिया की तरफ से ना जो ONGC विदेश लिमिटेड है, OVL जिसको बोलते हैं, तो वो एक्चुअल में कोशिश कर रहा है कि हम जो इराक के अंदर हाइड्रोकार्बन है उसको एक्सप्लोर करें, ठीक है। तो इसको थोड़ा हमें समझना है। यहाँ पर बात क्या हुई है कि ना यहाँ पर ना रुका हुआ था बिकॉज ऑफ फोर्स मेजोर। इस टर्म को हमें समझना थोड़ा जरूरी है कि फोर्स मेजोर का मतलब होता क्या है। देखो लेट्स से मैं हूं और आप हैं, ठीक है, हम दोनों एक एग्रीमेंट के अंदर आए। लेट्स से आपने मुझे बोला कि सर मैं आपको ना सामान डिलीवर करूंगा और मैं अगले 7 दिनों के अंदर ये सामान डिलीवर कर दूंगा, ठीक है। और मैंने अगर बोला कि अगर तू 7 दिन के अंदर मुझे सामान डिलीवर नहीं कर पाया तो मुझे कुछ कॉम्पनसेशन मिलेगा, ठीक है ना, इस तरह की हमारा एग्रीमेंट हो गया। पर कल को ऐसा भी तो हो सकता है कि लेट से कल को लॉकडाउन लग जाए, मतलब किसी भी कारण से, जैसे कोविड-19 पैंडेमिक के लेट से लगा, तो क्या भैया वो इसकी गलती थी क्या कि मतलब ये 7 दिनों के अंदर सामान नहीं डिलीवर कर पाया? नहीं सर, ये तो ऐसी चीज थी जो इसके कंट्रोल में नहीं थी। या लेट से कल को कोई युद्ध चल पड़े, कोई वॉर हो जाए, ठीक है, कुछ लेबर, मान लो किसी लेबर ने कुछ स्ट्राइक कर दी, कुछ एक्सट्रीम वेदर हो गया, जैसे अभी देखने को मिला ना कि लेट से अभी इतनी ज्यादा बारिशें देखने को मिली, तो ये मुझे हिमाचल प्रदेश में इसने सामान डिलीवर करना था, अब इतनी बारिश हुई कहीं ना कहीं उस वजह से मुझे सामान डिलीवर नहीं कर पाया। अब ऐसे टाइम के अंदर पता क्या होता है, ये इसकी गलती नहीं है ना ही मेरी गलती है। तो यहाँ पर अगर कोई एग्रीमेंट कंप्लीट नहीं हो पाया पर उसमें किसी की भी फॉल्ट नहीं था, तो ऐसी चीजों को ना हमारे पास जो हम एग्रीमेंट करते हैं उसके अंदर एक क्लॉज डाल देते हैं। उस क्लॉज को नाम के बोलते हैं फोर्स मेजोर। ये उन चीजों के लिए बात करता है जहां पर ना कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर एग्रीमेंट कंप्लीट नहीं हो पाता, पर वहां पर दोनों की, जो दोनों पार्टीज थी उनकी कोई यहाँ पे, उनकी पहुंच से बाहर था, मतलब उनके, मतलब वो उसके कंट्रोल के बाहर था, जो कि तो ऐसे केसेस में फोर्स मेजोर आ जाता है। फिर इसको कोई पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी, अदरवाइज इस बंदे को एक पेनल्टी देनी पड़ेगी क्योंकि ये 7 दिन के अंदर सामान डिलीवर नहीं कर पाया, पर यहाँ पर फोर्स मेजोर क्लॉज के होने की वजह से उसको कोई पेनल्टी नहीं देनी पड़ती है। आई बात समझ में? तो ऐसी चीजों को बोलते हैं फोर्स मेजोर। अब देखो इराक की थोड़ी हम लोकेशन को भी समझ लेते हैं। यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो, ये है आपका इराक, मैं थोड़ा इसका बता रहा हूँ और इसके आप नोटिस करो, यहाँ पर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको नदन साइड में टर्की देखने को मिल जाएगा, इसके साथ में ही आपको वेस्टर्न साइड में आपको यहाँ पे सीरिया देखने को मिल जाएगा, आपको जॉर्डन देखने को मिल जाएगा साउथ वेस्ट वाली साइड, सऊदी अरेबिया आपको साउथ साइड में देखने को मिल जाएगा। और अगर मैं बात करूँ साउथ ईस्ट की, तो यहाँ पर ही आपको कुवैत देखने को मिल जाएगा। और यहीं पर आप नोटिस करो, यहाँ पर ये वाली जो जगह है ना, दिस इज नोन व्हाट पर्शियन गल्फ, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये वाला जो एरिया है ना, ये आपका पर्शियन गल्फ हो गया, यहाँ आपका गल्फ ऑफ ओमान आ जाता है, ये आप सारी चीजें आप जानते ही होंगे, ठीक है ना। और एक चीज और देखो, यहाँ पे अगर आप आगे चलोगे ना तो यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज देखने को मिलेंगे इराक के उधर, ठीक है, इराक के वेस्टर्न साइड पे सीरिया तो है ही है, उसके अलावा यहाँ पे फिर ये इसराइल के साथ बॉर्डर टच नहीं होता, पर आगे जाओगे तो सीरिया के साथ बॉर्डर टच होता है। और इसराइल के आप जानते हो नदन साइड पे आपको लेबनान देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जो आपको पता होने चाहिए। ध्यान रखना, इसराइल का बॉर्डर नहीं टच होता इराक के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। बाकी आप नोटिस करोगे यहाँ से ना आपको दो इंपॉर्टेंट रिवर्स, कौन सी रिवर सर? ये देखो यूफ्रेट्स और टिग्रिस, ठीक है ना। आप सभी ने अगर अपनी हिस्ट्री पढ़ी है, बेसिकली जो बात कर रहा हूँ आपकी एंशियंट हिस्ट्री, उसमें जब इंडस वैली सिविलाइजेशन आप पढ़ते होंगे तो आप देखते होंगे कि बहुत सारी और सिविलाइजेशंस भी उस टाइम पे हुआ करती थी, डेफिनेटली। तो एक इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन कौन सी थी उसमें? मैसोपोटामियम सिविलाइजेशन, ठीक है ना, पढ़ा ना, इजिप्शियन सिविलाइजेशन पढ़ा हमने, चाइनीज सिविलाइजेशन के बारे में आपको थोड़ा आइडिया होगा। तो मैसोपोटामियन सिविलाइजेशन कौन सी दो नदियों के करीब थी? दैट वाज टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। बाकी आप डेफिनेटली देख सकते हो यहाँ पे अलुवियल प्लेन आपको देखने को मिल जाएगा, जैग्रोस माउंटेन रेंज आपको देखने को मिल जाएगी, और सीरियन डेजर्ट भी आपको इसके आसपास देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये रिवर्स भी हमने समझ ली हैं, पर्शियन गल्फ के साथ भी हमने देख लिया कि कन्वर्ज करता है, और यहाँ पे आपको हॉट एरिड क्लाइमेट विद सब ट्रॉपिकल इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिल जाएगा। आगे चलते हैं, थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं कावड़ यात्रा के बारे में। देखो अगर आप लोग आजकल दिल्ली में हो तो आप लोगों ने पक्का ही कावड़ यात्रा को देखा होगा, ठीक है। मैं कल भी नोटिस कर रहा था,
कल भी इनफैक्ट मैं जब क्लास लेने गया ऑफिस के अंदर, तो वहां देखा कि काफी काफी भीड़ थी, मतलब बिकॉज ऑफ कावड़ यात्रा। तो थोड़ा इसको समझते हैं कि आखिर ये होता क्या, थोड़ा आर्ट एंड कल्चर परस्पेक्टिव हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो अभी ना दरअसल में सावन का महीना चल रहा है, ठीक है ना। बेसिकली जो एक्चुअली होता क्या है कि सावन के महीने के अंदर ना आपके जो वो एक्चुअली सावन का मंथ जो है ना वो भगवान शिव के लिए बहुत ही मतलब उनका मंथ ये माना जाता है। अब ऐसे टाइम के ऊपर जो भगवान शिव के जो भक्त होते हैं वो यात्रा पे निकलते हैं। ये जो टोटल यात्रा होती है लगभग 28 दिनों की होती है, और 28 दिनों के अंदर क्या होता है, आपको टोटल 4 सोमवार देखने को मिल जाएंगे। बेसिकली जो मंडे होता है आपका, 4 मंडे आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो मंडे होता है ना, ये भी भगवान शिव का ही दिन माना जाता है। तो मंडे के दिन काफी ना इंपॉर्टेंट दिन इस पर्टिकुलर यात्रा के लिए बन जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर कि कावड़ का मतलब क्या है। देखो दरअसल में होता क्या है ना कि कावड़ का जो अर्थ है वो अलग अलग जगह पे आपको देखने को मिलेगा कि वो कंधे से रिलेट करता है। कंधा होता है ना एक बॉडी का, हमारी बॉडी का जैसे, तो ये जो कावड़ होते हैं ये कंधे के ऊपर अपने लेकर जाते हैं, ठीक है ना। तो इनफैक्ट इसका मतलब है कि कंधे पे कुछ रखा हुआ चीज, उसी को बोलते हैं कावड़ यात्रा। तो दरअसल में होता क्या है ना कि अगर मैं आपको समझाऊं थोड़ा, तो आप नोटिस करना कि यहाँ पे आपको लकड़ी की एक तरह से ये पट्टी देखने को मिल जाएगी। बाकी यहाँ पर आपको ये कलश देखने को मिल जाएगा, और कलश के अंदर आपको गंगा जल चाहिए होता है। तो ये अपने घर से निकलते हैं, ठीक है ना। एंड अकॉर्डिंगली आप जानते हो कि अलग अलग जगह पे इंडिया में आपको गंगा देखने को मिल जाएगी। आप उत्तराखंड की बात कर लो, यूपी की बात कर लो, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, तो जहां पर भी आप हो, आप अपने नियरेस्ट जगह पे जाओगे जहां पर से गंगा बहती है। तो वहां से आप क्या करोगे, आप वहां से गंगा जल लोगे, ठीक है ना। और फिर गंगा जल वहां से लेकर कहाँ जाओगे, जो भी भगवान शिव के अलग अलग आपको जो भी प्रतिष्ठित मंदिर, जो इंपॉर्टेंट मंदिर आपको देखने को मिलते हैं, वहां पर जाओगे और वहां पर शिवलिंग के ऊपर फिर इस जल को चढ़ाओगे। आई बात समझ में। तो दिस इज हाउ इट, ये यात्रा इस तरह से वर्क करती है। अब होता क्या, आप जैसे जानते होंगे टोटल 12 ज्योतिर्लिंग आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। उसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो मंदिर आपको देखने को मिलते हैं। तो कहीं पर भी आप जाके इस पर्टिकुलर जल को यहाँ पे चढ़ा सकते हो। तो इस तरह से आप नोटिस करते होंगे कि इंडिया में अलग अलग जगह पे यह यात्रा चलती रहती है। तो अलग अलग रूट इसके प्रॉपरली उस तरह से रहते हैं। एक छोटी सी चीज और भी है यहाँ पे, जैसे इसको ना समुद्र मंथन भी बोला जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर समुद्र मंथन का मतलब क्या है। देखो दरअसल में हुआ क्या था ना, आपने नोटिस किया होगा, जो भगवान शिव ने एक विष पिया था, ऐसा माइथोलॉजी में बोला जाता है कि समुद्र में मंथन से जो विष निकला था उसको भगवान शिव ने अपने कंठ के अंदर मतलब धारण कर लिया था। तो बाद में फिर क्या किया, क्योंकि उनके उन्होंने विष पी लिया था, तो उसके प्रभाव को कम करने के लिए जो अलग अलग देवी देवताएं थे, तो वो गए उनके पास एंड उन्होंने भगवान शिव के ऊपर ये पर्टिकुलर जो इंपॉर्टेंट जो पवित्र नदियां थी हमारी, उनका यहाँ पे जल चढ़ाया था, इसलिए इसको इस नाम से भी जाना जाता है। तो थोड़ा सा आपको इसका आइडिया होना चाहिए कि कैसे ये रिलेटेड है, क्योंकि काफी दिनों से ये बार बार न्यूज में आ रहा था, तो मैंने सोचा एक बार इसको आपको डिस्कस कर ही लेते हैं। आपको कावड़ का मतलब बैम्बू पूल भी आप देख सकते हो, जो आपके कंधे के ऊपर आपको देखने को ये मिला है, जैसा हमने पिक्चर के अंदर ये समझा भी था। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स है जो आज हमें डिस्कस करने थे। इसी के बेसिस के ऊपर मैं आपको टोटली 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिसका मुझे आप नीचे कमेंट्स में आंसर बताओगे कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। ठीक है, इनफैक्ट ना मैं आपको ये थोड़ा सा बता देता हूँ, ये वाला थर्ड पॉइंट मैं आपको बता नहीं पाया, मैं इसको थोड़ा समझा देता हूँ, इसका आंसर बता देता हूँ। देखो दरअसल में जो चंद्रयान 3 है ना, तो इसमें मैंने बताया ना कि हम सॉफ्ट लैंडिंग अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंडिया से दरअसल में ना पहले 3 और कंट्रीज यहाँ पे इसको अचीव कर चुकी हैं। सर कौन सी कंट्रीज होंगी, ये आप मुझे बताओगे, ठीक है ना, कि कौन सी 3 कंट्री है। तो यहाँ पे जो लिखा है ना कि इंडिया यहाँ पे दूसरी कंट्री बनेगी, ये यहाँ पे गलत है। इंडिया कौन सी कंट्री बन जाएगी अगर हम सॉफ्ट लैंडिंग अचीव करते हैं, इंडिया चौथी कंट्री बन जाएगी। पर 3 कंट्रीज कौन सी हैं जो ऑलरेडी इसको अचीव कर चुकी हैं, ये मुझे आप नीचे कॉमेंट्स में आंसर बताना, ठीक है ना। बाकी तीनों का भी आंसर मुझे बताना, ये वाला मैंने आपको बता दिया कि ये गलत है। कल जो थे उसका मैं आपको नीचे कॉमेंट्स में उसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ। पहला था UNHRC, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, क्या यहाँ पे 47 मेंबर्स हैं, इलेक्टेड फॉर 5 years एंड आर एलिजिबल फॉर इमीडिएट री इलेक्शन। थोड़ा सा गड़बड़ कर दी, क्या गड़बड़ कर दी, टर्म होती है आपकी 3 साल की, ठीक है ना, तो 5 नहीं होता। हाँ जी, मेंबर टोटल 47 ही है, री इलेक्शन हो सकता है, ठीक है ना, पर 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बाद आप री इलेक्ट नहीं हो सकते, ठीक है। आपने एक टर्म करी, दूसरी टर्म करी, ठीक है, इसके बाद आप इमीडिएट री इलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं होते। बात करें लिथियम की, तो क्या ये लाइटेस्ट एंड सॉफ्टेस्ट मेटल है इन द वर्ल्ड, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। राष्ट्रीय वयोश्री योजना, क्या यहाँ पर आपको जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनके लिए अलग अलग तरह की असिस्टिव लिविंग एडवाइसेस दी जाती हैं, ये बात भी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। तो ये कुछ टॉपिक थे जो आज हमें डिस्कस करने थे।
अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल PW Only Us ऑफिशियल पे जाके इस लेक्चर की पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो एंड अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आप सभी को आज का सेशन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। गुड बाय एंड गुड लक।